ठीक है, समझ में आया? जी में हम लोग ये रिप्लेस कर दिए हैं और उसके बाद सॉल्व किए हैं. वी आर गोइंग टू गेट दिस. ओके, दैट वाज डी. ई नंबर हो गया है. व्हाट विल बी ई? ई का क्या होगा आंसर? फर्स्ट वी हैव टू इंटीग्रेट इट. फॉर इंटीग्रेशन वी कैन टेक 4 आउटसाइड. ठीक है, इस तरह से. व्हाट वी आर गोइंग टू गेट? 1 plus x by 2 square dx. ठीक है, so what we will get? 1 by 4 tan inverse x by 2. ठीक है, यानी by 2 जो होगा यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस कांस्टेंट c. ठीक है, समझ में आया? tan इनवर्स हो गया. नेक्स्ट स्टेप उसका करते हैं हम लोग. नेक्स्ट स्टेप में हम लोग c का वैल्यू निकालना है. तो व्हाट वी विल राइट? y इक्वल टू हाउ मच? 2 एंड ये हो गया है 1 by 2. 1 by 2 tan इनवर्स. tan इनवर्स हाउ मच इज x? 0 plus c. So tan इनवर्स 0 is what? tan इनवर्स 0 is 0. tan 0 0 होता है ना, तो tan इनवर्स 0 भी फिर वापस 0 होगा. तो c इक्वल टू हाउ मच? 2. फाइनली वी कैन राइट y इक्वल टू tan इनवर्स x by 2 half plus 2. This is the solution. ठीक है, सिमिलरली दिस वन, ये क्या हो जाएगा? तो सिंपल है, sin इनवर्स x प्लस कांस्टेंट c एट हम इसको देख लेते हैं. एट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 है ना. sin इनवर्स 0 क्या होता है? 0. c कितना हो जाएगा? ठीक है, समझ में आया? तो ये है इंटीग्रेशन. इसके बाद हम लोग एरिया निकालेंगे 2-3 कर्व का. ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोग फिजिक्स में कहाँ यूज होता है वो लोग डायरेक्ट यूज करके देखेंगे. एक बार तुम लोग जब चैप्टर तुम्हारा स्टार्ट होगा उस समय तो पढ़ोगे ही. ठीक है, एक बार जब तुम्हारा चैप्टर स्टार्ट होगा उस समय तो पढ़ना ही है तुम लोगों को. लेकिन वो सब सारे डेरिवेशन जो फिजिक्स में यूज होने वाले हैं वो मैं अभी करवा दूंगा इंटीग्रेशन के हेल्प से. तो इंटीग्रेशन यूज करके होंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अभी एरिया निकालना देखते हैं. एरिया कैसे फाइंड आउट करें इंटीग्रेशन के. एरिया यूजिंग इंटीग्रेशन. तो सबसे पहले तुम लोग इंटीग्रेशन से एरिया का कैलकुलेशन करते हैं, फिर फिजिक्स में कहाँ पर आएगा वो देखते हैं. तो एरिया यूजिंग इंटीग्रेशन, तो हम लोग को पता है इंटीग्रेशन इज व्हाट? एरिया अंडर द कर्व. So if we write x square y equal to x square and we have a curve like this, y equal to x square looks like this, and we have to find area between 0 to 2. Area under the curve between 0 to 2. This area कैसे निकालेंगे? ट्रायंगल का एरिया जानते हो निकालना, रेक्टेंगल का जानते हो, लेकिन इस तरह का एरिया कैसे निकलता है? इंटीग्रेशन से. So what we will do? Y dx from where to where? कहाँ से कहाँ तक लेंगे इसका लिए? 0 से 2 के बीच. Limit we will put 0 to 2. So the desired area, the shaded area, will be calculated like this. And x square dx 0 to 2. Solve it. X cube by 3 कितना आ जाएगा? 8 by 3. This is the area under the curve. You can find area like this. समझ में आया? ठीक है, तो इस पर 2-4 क्वेश्चन करते हैं. साइन कर्व तुम समझते हो? साइन कर्व जानते हो? साइन कर्व नहीं पता है.
तो हम लोग कुछ और करेंगे। हम लोग देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। अलग अलग कर्व हम लोग ड्रॉ करते हैं, ठीक है, उसका हम लोग निकालते हैं, उसके अंदर का एरिया निकालते हैं। पहले तो इसी ग्राफ के अंदर y = x² कहीं निकालते हैं। फ्रॉम x = 1 to x = 3। 0 to 2 निकाले थे, 1 to 3 निकालना है, ठीक है, करो। 0 to 2 निकाले थे, 1 to 3 निकालना है, ठीक है, कैलकुलेट करो। हो गया, कितना है इसका आंसर? 26/3, ठीक है। तो समझ में आ गया, एकदम इजी कॉन्सेप्ट है। डिटेल्स जो है मैथ्स में तुम लोग को पढ़ोगे, बहुत तरह का एरिया निकालने का होता है, अलग अलग टाइप के कर्व होते हैं, ठीक है। तो हम लोग को बस इतना जानना है यहाँ पर कि एरिया अंडर द कर्व इज इंटीग्रेशन, ठीक है। और उसका यूज अब देखते हैं हम लोग एरिया का कहाँ कहाँ पर हम लोग यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं कि एरिया का ही पहले देखते हैं कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। अगर मान लो हम लोग एक ग्राफ बनाए हैं, VT ग्राफ, VT, दिस साइड इज वेलोसिटी, दिस साइड इज टाइम, ठीक है। तो देखो, अगर हम लोग ऐसे क्या लिखते हैं, हम लोग अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहें तो वेलोसिटी अगर कांस्टेंट होता तो क्या करते हैं, बोलता वेलोसिटी इनटू टाइम इज द डिस्प्लेसमेंट। तो उसमें क्या होता है, द वेलोसिटी इनटू टाइम, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज द एरिया, ठीक है, दैट यू आर ऑलरेडी नोइंग। इफ कांस्टेंट वेलोसिटी इज देयर, multiply with the time, you are going to get displacement, and that is what, that is the area of this rectangle, ठीक है। is velocity into time is the area. But if this velocity is not constant, if this velocity is variable, तब क्या करेंगे, मान लो कुछ वेरिएबल वेलोसिटी है, ऐसे कुछ चेंज हो रहा है, ऐसे चेंज होता हुआ जा रहा है वेलोसिटी, then how to find the displacement? तो इस केस में भी एरिया ही होगा, लेकिन वो एरिया ऐसे रेक्टेंगल की तरह नहीं निकलेगा, because this is not being the rectangle. How do you find in that case? In that case we will find displacement किस तरह से निकलता है, v dt, because constant नहीं है velocity,
और एरिया भी फिर ऐसे ही निकलता है। तो ये क्या है, दिस इज एरिया ऑफ VT ग्राफ, एरिया अंडर VT कर्व, यही है ना। सो इफ यू फाइंड एरिया अंडर VT कर्व दैट इज गोइंग टू गिव व्हाट, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एरिया अंडर VT कर्व विल गिव व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। इन ऑल केसेस इट विल गिव डिस्प्लेसमेंट वेदर वेलोसिटी इज कांस्टेंट और वेरिएबल। कांस्टेंट तुम लोग समझ पा रहे हो इजीली, वेरिएबल समझने में थोड़ा दिक्कत होता है, बट इट विल गिव इन ऑल केसेस इट विल गिव द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो एरिया अंडर VT कर्व इज डिस्प्लेसमेंट। व्हाई इट इज डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी विद टाइम इज डिस्प्लेसमेंट। इसका इंटीग्रेशन डिस्प्लेसमेंट होता है और ये एरिया भी होता है, एरिया VT कर्व का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। समझ में आया, ये तुम लोग यूज भी किए होंगे 9th क्लास में, तुम लोग स्कूल में जब पढ़े होंगे कैनेमेटिक्स का, तो वहां पर वेलोसिटी किस तरह का था, ऐसा था, याद है, इस तरह का वेलोसिटी चेंजिंग था, और जो डिराइव किए थे कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो एरिया निकाल के किए होंगे। लेकिन एरिया क्यों होता है ये चीज तुम लोग को पता चल रहा है, अभी क्लियर हो रहा होगा। व्हाई डू वी टेक एरिया एज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ओके, दूसरा देखते हैं, अगर 80 कर्व में, इफ यू टेक 80 कर्व, एक्सेलरेशन टाइम कर्व, व्हाट विल बी द एरिया अंडर दिस ग्राफ, क्या देगा बताओ, चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। चेंज लिखते हैं क्योंकि क्या होता है कि एक लोअर लिमिट अपर लिमिट कैलकुलेट होता है, ठीक है, तो इस तरह से चेंज के टर्म्स में लिखते हैं। डिस्प्लेसमेंट इटसेल्फ इज अ चेंज, डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, चेंज ऑफ पोजीशन, तो वहां चेंज लिखने की जरूरत नहीं है। बट इफ यू राइट फॉर वेलोसिटी, दिस इज ADT, ADT इज व्हाट, वेलोसिटी, ठीक है। तो वेलोसिटी हम लोग लिखते हैं, लेकिन ये कांस्टेंट भी तो आता है ना, कांस्टेंट लिख के हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, या फिर चेंज के टर्म्स में बात करें, जब एरिया में आते हैं तो चेंज के टर्म्स में लिखते हैं। देखो हम लोग जो कांस्टेंट लिखे थे और जो एरिया के टर्म्स में लिखते हैं वो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। कांस्टेंट मतलब 0 से स्टार्ट करके हम लोग चल रहे हैं, इस तरह से कुछ ऐसा समझ, तो वो सब अभी रहने दो। देखो ये हो जाएगा क्या, एरिया अंडर 80 कर्व, ठीक है, इस तरह से समझ सकते हैं, ठीक है। ओके, ये सब हम लोग आगे करेंगे डिटेल में, और इसको ज्यादा क्वेश्चंस भी करेंगे आगे, जो मतलब कहाँ कैसे यूज होता है सारा कॉन्सेप्ट। ओके, और भी हम लोग देखते हैं ग्राफ। यू नो दैट फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यू नो फोर्स इज व्हाट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सो इफ वी टेक FT कर्व, so what FDT is going to give, मान लो FT कर्व कुछ भी टाइप से करना है, FT कर्व, so what FDT is going to give, will it give change of displacement, FT will give what, change of displacement, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्पल्स भी बोला जाता है, ये आगे पढ़ोगे तुम लोग इस क्वांटिटी, द चेंज ऑफ चेंज मोमेंटम, ठीक है, चेंज ऑफ मोमेंटम इज आल्सो कॉल्ड इम्पल्स, ठीक है। FDT will give what, rate of change of momentum, ठीक है। Force is what, rate of change of momentum with respect to time. So if you take FDT integration, that is going to give the momentum change, and change of momentum is also called impulse. So this is what, this is area under FT curve, एरिया अंडर FT कर्व, समझ में आया। इस तरह से और भी बहुत सारा चीज, और भी बहुत सारा है जो कि पर्टिकुलर उसी केस में आएगा, बहुत सारा क्वांटिटी तुम लोग नहीं जानते हो, वो सब नहीं डिस्कस करेंगे अभी। एक और चीज बताते हैं, फोर्स एंड कंजर्वेटिव फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट जो होता है, FDX वर्क की, FDX की वर्क, ये होता है FDX, ये तो जानते हो।
Fx होता है वर्क, ठीक है, Fx वर्क होता है ना, बट इफ फोर्स इज कांस्टेंट देन वर्क विल बी कैलकुलेटेड लाइक दिस, बट इफ फोर्स इज वेरिएबल देन वी कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, समझ रहे हो? तो अगर हमारे पास Fx ग्राफ दिया हुआ है, फोर्स एज ए फंक्शन ऑफ displacement, what this graph is going to give? If we have force and displacement graph, what the area under this graph will give? Work, ठीक है, this will be area under Fx graph, okay, area under Fx graph will give the work. Did you understand? समझ में आया कैसे हो रहा है? ओके, तो ये सब एरिया का यूज है। तो इसमें फायदा क्या है एरिया का यूज? डायरेक्ट हम लोग इंटीग्रेशन ही क्यों नहीं करते हैं, एरिया क्यों यूज करें, एरिया ही क्यों निकालेंगे? कई बार देखोगे एरिया निकालना आसान पड़ता है, फंक्शन लिख के इंटीग्रेट करना मुश्किल होता है, हम लोग जान गए दोनों चीज सेम है। तो सम ऑफ द टाइम वी विल डू इंटीग्रेशन व्हेन इट इज इजियर टू इंटीग्रेट एंड सम अदर टाइम वी कैन डू द डायरेक्ट फाइंड द एरिया। जैसे कि मैं बता रहा हूँ फॉर एग्जांपल, अगर देखो अगर एरिया इस तरह का दिया हुआ है, ऐसे 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 करके इस तरह का एरिया है, तो देखो ये एरिया कैलकुलेट करना बहुत आसान है, ठीक है, डायग्राम से दिखता है, राइट निकालो ट्रायंगल बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा, एरिया निकल जाएगा। बट इफ यू डू द इंटीग्रेशन कैसे करोगे? यहाँ से यहाँ एक ग्राफ है स्ट्रेट लाइन, यहाँ से यहाँ कुछ और है स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ से यहाँ का एक अलग आएगा फंक्शन, यहाँ से यहाँ कुछ अलग आएगा, यहाँ से यहाँ कुछ अलग आएगा। So like this you have to do 3 different integrations. तो कई बार ऐसा होता है कि एरिया निकालना आसान होता है और कई बार इंटीग्रेशन करना आसान होता है, तो whenever which one is required that you will do, ठीक है। तो इस वजह से तुम लोग जैसे काइनेमेटिक्स में जो डेरिवेशन किए वहां पर तुम लोग को इंटीग्रेशन नहीं जानते थे उस समय, तो कहते कि एरिया लेकर किए ना, तो उसी तरह का है, एप्लीकेशन वाइज हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। ओके, आगे अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग एप्लीकेशन देखते हैं फिजिक्स में कहाँ कहाँ अप्लाई होता है इंटीग्रेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे काइनेमेटिक्स में एप्लीकेशन कहाँ होता है, ठीक है। सो एप्लीकेशन इन काइनेमेटिक्स, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, एप्लीकेशन। फर्स्ट हम लोग देखते हैं काइनेमेटिक्स। बोलो क्या डाउट है? काइनेमेटिक्स में देखते हैं। तो काइनेमेटिक्स में हम लोग लेते हैं फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड uniformly accelerated motion means acceleration is constant, तो a acceleration a ले लीजिए and initial speed ले लिए है u, initial speed is u, this is acceleration and initial speed is u. Initial speed means what? The speed when time was 0 at t equal to 0 है ये speed, ठीक है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिराइव ऑल द काइनेमेटिक्स फॉर्मूलास फ्रॉम दिस। कैसे डिराइव करेंगे? एक्सेलरेशन इज dv by dt होता है, तो अगर v निकालना होगा तो कैसे लिख सकते हैं? a dt लिख सकते हैं, ऐसा हम लोग करते हैं ना इस टाइप का, और इसको इंटीग्रेट करते हैं, इस साइड क्या बन जाएगा v और इस साइड क्या बन जाएगा a dt इंटीग्रेशन, ठीक है। ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है? a इंटू एक्स, यहाँ x की जगह t है, at हो जाएगा, और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिखना होता है, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट कुछ भी हो सकता था। अब देखो हाउ टू फाइंड दिस कांस्टेंट एट t इक्वल टू 0, व्हाट इज स्पीड? u, so can we write from that condition, using that condition can we write v equal to u and 0 plus c, so c is how much?
u. So can we write final as v equal to u plus at. This is the first equation we have got. ठीक है, first equation we have got using integration. Okay, then next अब displacement पर आते हैं. Velocity is what? ds by dt. So ds can we write v dt और s equal to इंटीग्रेट कर देंगे इसी को. ये होगा, ये तो हम लोग जानते ही है, इतना तो पता ही है. But the thing is here, the thing is v is not constant. Why v is not constant? क्योंकि एक्सेलरेटेड है, तो हम लोग को v का एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा, क्योंकि v कांस्टेंट नहीं है. We cannot take it outside of integration. So we will write the expression which we have calculated just now. At. Now integrate. ठीक है. अब देखो यहाँ पर इस साइड क्या है, एक्चुअली हम लोग को ऐसे लिखना चाहिए था. हम लोग इसको जो लिख रहे हैं ना ds by dt पोजीशन के टर्म, ठीक है, मैं बताता हूँ. चलो इसको इंटीग्रेट करो. हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, s के पोजीशन के टर्म में लिखते हैं. मैं बता रहा हूँ क्यों ऐसा लिखते हैं. x is position of the particle. s भी लिखोगे वो भी सही है, गलत नहीं है, लेकिन उसको एक समझने में आसानी होगा इसलिए मैं बता रहा हूँ. ठीक है, देखो इंटीग्रेट करोगे क्या आएगा, u dt and at dt. What we are going to get? u was a fixed value. u is not the velocity. u was the initial value. इसका फिक्स्ड वैल्यू है, u is not the variable velocity. u is constant, and what we will get? ut. And a is also constant, and t dt क्या होगा? x dx integration is what? x square by 2. So t dt will be t square by 2 plus some integration constant. ठीक है. Now at t equal to 0 कुछ तो पोजीशन रहा होगा पार्टिकल का. तो सपोज दैट पोजीशन इज x नॉट. एट t equal to 0 the x was x नॉट, the initial position. ठीक है, इनिशियल पोजीशन. तो क्या होगा बताओ. इफ यू राइट द इनिशियल पोजीशन x equal to x नॉट एंड t तो सारा 0 हो जाएगा. c कितना हो गया, c equal to x naught. So what can we write? The position at any instance is given by this expression, and if we take the difference of these two, x minus x naught, अगर उसको सब उस तरफ ले आके सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, what we are going to get? This and this is what? This is change of position. Change of position को क्या बोलते हैं? Displacement. ठीक है, समझ में आया? अब देखो अगर हम लोग यहाँ पर शुरू में s लिखते ना, s से आगे लिखते तो ये भी सही था, लेकिन हम लोग को उसमें क्या करना होता है, कांस्टेंट लिखते समय 0 लिखना पड़ता, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कहीं से भी स्टार्ट हो तो डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज चेंज. तो शुरू से बिगिनिंग पॉइंट से तो चेंज तो 0 होगा. डिस्प्लेसमेंट, हाउ डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड, दैट इज चेंज ऑफ पोजीशन. सो इफ यू डू दिस इंटीग्रेशन एंड ट्राई टू फाइंड c while writing s here, तो इनिशियल s will be 0 always, because डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो तो शुरू में हमेशा 0 होगा. डिस्प्लेसमेंट तो चेंज के टर्म्स में है ना, तो चेंज तो क्या होगा, इनिशियल जिस पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है अगर वहीं पर चेंज दिया जाए तो शुरू में तो चेंज 0 होगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा चेंज डेवलप हो सकता है. सो इन दैट केस वी कैन डायरेक्टली राइट s equal to ut plus half at square एंड c का वैल्यू 0 लिख देंगे. तो ये समझना आसान है, इसके लिए मैंने ऐसा लिखा है. समझ में आया? नाउ अदर इक्वेशन यू कैन डिराइव v square
ये तो कर ही सकते हो आराम से, पुट कर देना इसी का टाइम का वैल्यू पुट कर दो s इक्वल टू u, t का वैल्यू पहले वाले पुट करो, u इक्वल टू v इक्वल टू u प्लस 80 से t कितना हो जाएगा बताओ, v माइनस u बाय a प्लस हाफ a v माइनस u बाय, ठीक है, सॉल्व करोगे तो फाइनल यू आर नोइंग द रिजल्ट v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, ठीक है, ये सॉल्व करके आता है। तो यहाँ पर मैंने फिर से इसको काइनेमेटिक्स चैप्टर में करेंगे, यहाँ पर मैंने इसलिए बताया क्योंकि इंटीग्रेशन को कैसे कैसे हम यूज करते हैं फिजिक्स में, इसके लिए। ये तो डेरिवेशन हो गया, प्रॉब्लम्स में डायरेक्ट आता है, कई प्रॉब्लम, ठीक है, डायरेक्ट तुम्हारा रहेगा। एक एक करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। दिस वाज द फर्स्ट चैप्टर। अब इसके बाद कहाँ पर आता है, और भी बहुत सारा है, वर्क का हम लोग देखते हैं, वर्क कैलकुलेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन इन वर्क एनर्जी चैप्टर, वहां पर कैसे आता है, हर चैप्टर में आता है। इंटीग्रेशन इन, ऑन है ना कैमरा, इन वर्क एनर्जी फॉर फाइंडिंग वर्क, वर्क कैसे निकालते हैं हम लोग, F इंटू एक्स, ये अभी तुम लोग जानते हो वर्क का फॉर्मूला होता है, ये जानते हो, ठीक है। लेकिन अगर F वेरिएबल, F मान लो x के साथ चेंज कर रहा है, तो कौन सा F हम लोग x से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर F कांस्टेंट है तो ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया, बट इफ x इज चेंजिंग विद x, so which f we should multiply with x, we do not have one value of f, so हम लोग क्या करते हैं कि एक छोटा सा इंटरवल लेते हैं, ठीक है, the whole x, जो भी मान लो डिस्प्लेसमेंट हो रहा पार्टिकल का यहाँ से लेकर यहाँ तक, we will split this whole interval into very small parts, consider one very small part, so although f is varying during this whole displacement, but for a very small region we can consider f as constant, ठीक है। So can we write this as dw equal to f dx, and then we integrate it, then the w equal to f dx, इस तरह से निकाल सकते हैं हम लोग वर्क डन का वैल्यू, ठीक है। तो f का जो भी वैल्यू रहेगा, f का फंक्शन एक्सप्रेशन दिया हुआ रहेगा, हाउ f is changing, suppose f is changing like this, 2 into x, इस तरह से चेंज कर रहा है, जैसे जैसे x बढ़ रहा है f भी बढ़ रहा है, उसके प्रोपोर्शनली 2 मल्टीप्लाई कर, तो यहाँ रख के उसको इंटीग्रेट कर देना है, समझ गए। इस तरह से यूज होता है वर्क एनर्जी चैप्टर में, फोर्स निकालने के लिए। देख लो एग्जांपल, कैलकुलेट भी कर सकते हो उसको, इफ द ऑब्जेक्ट हैज बीन मूव्ड फ्रॉम पॉइंट 1 to पॉइंट 4 विद दिस फोर्स, हाउ मच विल बी द वर्क डन, देखो 2x dx स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 4 कितना आ जाएगा, x स्क्वायर 1 to 4, तो 4 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर 15 जूल, दिस विल बी द वर्क। समझ में आया कैसे निकालना है, इस तरह से करोगे, ठीक है, ओके। और भी देखते हैं और कहाँ कहाँ आता है। हाँ, इसके बाद एक चैप्टर है तुम्हारा सेंटर ऑफ मास के, वो फुल चैप्टर इंटीग्रेशन पर ही बेस्ड है, उसमें हम लोग जाते हैं, ठीक है। तो वो सेंटर ऑफ मास हम लोग नहीं पढ़ते हैं, तो मैं बता देता हूँ, रफ आइडिया देता हूँ किस तरह से कैलकुलेशन करते हैं। ओके, फाइंडिंग मास, मास कैसे निकालते हैं, सेंटर ऑफ मास से कैसे निकालते हैं, ठीक है। फाइंडिंग मास, ठीक है, इफ density is given for given density, linear density लिखते हैं, density तो 3D स्पेस में हो जाएगा, क्वांटिफाइड हो जाएगा, linear mass density, ठीक है। देखो, if you have a rod of length L and linear mass density is suppose lambda,
linear mass density, are you understanding from the term mass per unit length? Normally what is density? Mass per unit volume. But if you say linear mass density, that is mass per unit length. ठीक है? If you have linear mass density, how will you find the mass of this rod? मास कैसे निकालोगे इसका बताओ? बोलो। डेंसिटी इंटू लेंथ करेंगे, बिल्कुल सही, ठीक है। सो लैम्डा इंटू एल, दिस विल बी द मास ऑफ द रॉड, ठीक है। वेरी सिंपल इफ इट इज गिवन लाइक दिस। बट इफ लैम्डा इज नॉट कांस्टेंट, अगर लैम्डा कांस्टेंट नहीं है, मान लो यहाँ पर लैम्डा दिया हुआ है 0, जैसे से आगे बढ़ा लैम्डा चेंज कर रहा है, बढ़ता जा रहा है। सपोज लैम्डा इज सम कांस्टेंट 2 into x, ऐसे है। Are you getting? It means this distance, if this is x, then here what is the density at this point? 0, and at this point 2 into L. यहाँ पर डेंसिटी कितना हो गया? 2L, और यहाँ पर डेंसिटी कितना हो गया? 0. So how do we find mass in this case? If the rod was uniform, that was very easy to find. But if we have mass density something like this, the rod is non-uniform, then how to find the mass? ठीक है, कैसे निकालेंगे? What we can do? We will take help of integration. You can split this rod into small parts, large number of small parts. Consider any small part of length dx. ठीक है? For this small part, we can assume the density to be constant, क्योंकि यहाँ तो छोटा पार्ट है, वेरिएशन नहीं होगा, नहीं के बराबर होगा, ठीक है। So can we write for this small part dm equal to lambda dx. सेम चीज लिखे, मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू लेंथ, लीनियर मास डेंसिटी इनटू लेंथ, वही चीज लिखे, बट वी हैव रिटन ओनली फॉर स्मॉल लेंथ, ठीक है। और m इक्वल टू वी कैन राइट lambda dx, लिख सकते हैं, and we have to integrate it. So lambda can we take outside? We cannot take, because lambda is not constant, variable. So we have to put the values and integrate, because lambda is variable. Now 2x square by 2, ये आ गया वैल्यू। अब हम लोग कहाँ से कहाँ तक x को लेना है? डेफिनेटली जब एप्लीकेशन करते हैं ना, तो डेफिनेटली बनता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, या फिर कुछ कंडीशन देके c निकालना पड़ता है whenever we apply this integration. So x will vary from where to where? x equal to 0 to x equal to L. x कहाँ से स्टार्ट करेंगे? dx लेना कहाँ से स्टार्ट करेंगे? यहाँ से। We will first consider the first dx, second dx, and keep on adding up to where? Up to here, up to L. So we write the limits like this, 0 to L. Now what we will have? L square. So this is the mass of the rod. समझ में आया किस तरह से करना है? इस तरह से यूज किया जाता है। अब इसमें लोग ये सोच रहे होंगे कि इतना करने का क्या जरूरत है? शुरू का डेंसिटी 0 है, बाद का है 2 है, तो बीच का डेंसिटी ले लेते हैं, ऐसा सोच सकते हैं ना। बीच का डेंसिटी क्या होगा? शुरू का 0 है, बाद का 12 है, तो मिडिल पॉइंट का डेंसिटी कितना होगा? L होगा ना। मिडिल पॉइंट का डेंसिटी कितना होगा? निकाल सकते हो, यहाँ L/2 पुट करो, मिडिल पॉइंट में क्या होगा? x इक्वल टू L/2. If you put L/2, what is the density at the midpoint? Density will be L. Now multiply this density L with the length, तो क्या आ गया? L square, वही तो आंसर आया, ठीक है। ऐसा सोच सकते हैं ना, सही भी है यहाँ पर, बट दिस विल नॉट बी ट्रू इन ऑल केसेस। ये तरीका हर केस में सही नहीं होगा। एक दूसरा एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, इसमें सही नहीं होगा। तो लोग अभी मुझे कैलकुलेट करके बताओगे कितना आंसर आएगा। सेम रॉड सेम लेंथ, ठीक है, सेम रॉड सेम लेंथ, बट द
linear mass density function is like this. Suppose 2x square में चल रहा है, इस तरह से डेंसिटी चेंज कर रहा है, लेंथ उतना ही है. फाइंड द होल मास ऑफ रॉड. फाइंड द मास ऑफ रॉड कैसे निकालोगे? करो इसको, इंटीग्रेशन से करो. करो, देखो कैसे किया. लेम्डा का वैल्यू पुट करो, इंटीग्रेट करो 0 से L तक. कितना आया? 2x2 by 3 0 to L 2L by 3. ठीक है, देखो यहाँ पर ध्यान दो. अगर तुम बीच का लेते, बीच का डेंसिटी लेते, L equal to x equal to L by 2 put करके. If you put x equal to L by 2, you will get the density at midpoint. And how much will be that value? L by 2 अगर put करो तो कितना आ जाएगा? L square by 2. And if you multiply L square by 2, the midpoint density with the total length, what you will get? LQ by 2. But the actual answer is what? This. ठीक है, तो वो हमेशा नहीं अप्लाई होता है जो मिड पॉइंट का वैल्यू लेकर मल्टीप्लाई करती, वो तभी अप्लाई होता है when the variation is linear. Linear means the linear mass density जो आया है lambda is directly proportional to x, तभी केवल अप्लाई होगा. वहां जब x स्क्वायर कर दिए तो नहीं हुआ. साइन कॉस कोई भी फंक्शन लेता नहीं होता. बट ओनली इन केस ऑफ लीनियर, क्योंकि लीनियरली चेंज कर रहा है एक रेट से, तो बीच का वैल्यू जो होता है एवरेजिंग हो जाता है दोनों साइड का. ठीक है, समझ में आया? ठीक है, ओके, ये हो गया. अब हम लोग देखते हैं इंटीग्रेशन का यूज एवरेजिंग करने में भी किया जाता है. ठीक है, हाउ टू डू एवरेजिंग विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन. ठीक है, तो लिखो एवरेजिंग विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन. एवरेजिंग बाय इंटीग्रेशन. ठीक है, तो एवरेजिंग क्या होता है? पहले हम लोग एवरेजिंग का मतलब समझते हैं. एवरेजिंग हम लोग किस चीज को बोलते हैं? ठीक है, एवरेज कैसे निकालते हो बताओ? 2 है, 3 है, 4 5, कैसे निकालोगे इसका? 2 + 3 + 4 + 5 डिवाइडेड बाय हाउ मच? 4. 4 कहां से आया?
टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। इस तरह से निकालेंगे कितना आएगा, ठीक है, कितना आएगा है? ओके, अब देखो दूसरा एग्जांपल बताओ। चेयर इतना छोटा जगह में चेयर भी है, ओके देखो दूसरा एग्जांपल, अगर ऐड 2 2 2 3 3 4 4 5 ऐसे, हाउ टू एवरेज दिस, कैसे करते हैं इसका, बोलो। अगर मान लो 100 बार लिखा हुआ है तो 100 बार करोगे इसको ऐड, तो 100 बार नहीं करते ऐड हम लोग, उसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई लिखते हैं ऐसे 3 into 2, ठीक है, और यहाँ पर 2 into 3, यहाँ पर 2 into 4 और यहाँ पर 1 into 5, ठीक है। दिस इज द वैल्यू एंड दिस इज इट्स फ्रीक्वेंसी, मतलब 3 टाइम्स आया है ना, तो हम लोग 3 बार ऐड नहीं करेंगे बट वी विल डायरेक्टली मल्टीप्लाई। दिस इज द वैल्यू एंड दिस इज द frequency of 3, how many times it has occurred, this is the value and this is frequency of that value, this is the value and this is frequency of that value। इस तरह denominator में क्या लिखेंगे, all the frequencies will be added, 3 plus 2 plus 2 plus 1, ठीक है। तो ये तुम लोग को मालूम है इसका वैल्यू कितना आया है, 30/8, ठीक है 8, हाँ ठीक है, ओके। सो दिस यू आर नोइंग आल्सो, ये भी पता है सभी को ये मेथड, ओके। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर डिस्क्रीट नंबर्स, डिस्क्रीट मतलब फिक्स्ड वैल्यू, ऐसे एक नंबर का 2 है, अगर मान लो कंटिन्यूअस वेरिएशन किसी चीज का होगा तो कैसे उसको करेंगे, ठीक है। तो कंटिन्यूअस इसको हम लोग ऐसे सम में लिख सकते हैं, क्या इसी चीज को सम में ऐसा लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी into the value, frequency into value divided by sum of frequency, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। and if you want to replace this for continuous चीज के लिए अगर रिप्लेस किया जाए तो हम लोग देखो इसको कैसे लिखेंगे, if we want to replace this continuous then integration will be the summation will be replaced by integration and जो वैल्यूज है वो x वो फंक्शन बन जाएगा और ये जो है वो dx बन जाएगा, ऐसे इस तरह से बता रहा हूँ। कितना है 25/8 है ना, तो फिर ओके इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, कोई भी फंक्शन मान लो y का एवरेजिंग करना है ओवर dx, इस तरह से होता है। देखो क्या है इसका मतलब, मैं एग्जांपल से बताऊंगा एकदम क्लियर हो जाएगा। एक्चुअली अगर y हमारा डिस्क्रीट होता है इस तरह से, तो हम लोग y को क्या करते हैं, y को मल्टीप्लाई करते हैं उसके नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज से और इस तरह से ऐड करते हैं और फिर फ्रीक्वेंसीज को नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। इमेजिन dx एज फ्रीक्वेंसीज, वो छोटा छोटा जो हम लोग जो ये बनाए ना, जो इंटीग्रेशन करते हैं तो छोटा छोटा गैप्स जो लेते हैं ना dx, उसको मान लो कि वो एक एक ये है फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, छोटा सा फ्रीक्वेंसी है, मतलब उस फ्रीक्वेंसी में कितना वैल्यू आ रहा है स्टेप से हम लोग लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से किया जाता है, मैं बताता हूँ एग्जांपल से एकदम क्लियर हो जाएगा। कंसीडर द एवरेज वेलोसिटी, एवरेजिंग हम लोग देख रहे हैं, एवरेज वेलोसिटी हम लोग को निकालना है। सपोज एवरेज वेलोसिटी वी हैव टू फाइंड एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। हाउ डू यू फाइंड एवरेज वेलोसिटी, क्या होता है एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, ठीक है। या फिर ऐसे हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा एस बाय डेल्टा टी। नाउ डेल्टा एस क्या होगा, चेंज ऑफ
पोजीशन जो होता है, जो डिस्प्लेसमेंट में बोल रहे हैं, मान लो कैन बी राइट एज v dt, और नीचे टाइम है तो dt, डेल्टा इज व्हाट, चेंज ऑफ पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट, चेंज ऑफ पोजीशन है या जिसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। कैन यू फाइंड डिस्प्लेसमेंट बाय दिस v dt एंड टोटल टाइम वी कैन डायरेक्टली राइट dt से इंटीग्रेट करके t आ जाएगा। तो देखो वही चीज आ रहा है, हम लोग को जिसको एवरेजिंग करना है उसको हम लोग टाइम के ऊपर यहाँ एवरेजिंग हो रहा है, तो क्या किए v dt इंटीग्रेट किए डिवाइडेड बाय dt, ठीक है, वो चीज से कंपेयर करो। तो ये एवरेजिंग टाइम के ऊपर किया गया है, लेकिन हम लोग ये जनरल लिखे थे किसी भी x के ऊपर, जरूरी नहीं कि टाइम के ऊपर ये एवरेजिंग कैन बी डन ऑन एनी अदर वेरिएबल, ठीक है। सिमिलरली इफ यू राइट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज व्हाट, एवरेज के लिए ऐसे मानो साइन लिखते हैं, चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज ऑफ टाइम। वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं, चेंज फॉर वेरिएबल एक्सेलरेशन, हाउ डू यू फाइंड वेलोसिटी चेंज, adt, और जिस टाइम से जिस टाइम के बीच एवरेज करना है वो भी निकाल सकते हो। सपोज हम लोग को 1 सेकंड से लेकर 5 सेकंड के बीच का करना है एवरेजिंग, तो 1 से लेकर 5 सेकंड में जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा लिख देंगे, एंड 1 सेकंड से 5 सेकंड के बीच जो टाइम आएगा दैट वी कैन राइट, तो वो तुम्हारा 5 - 1 4 हो जाएगा, टाइम विल बी 5 - 1 4 seconds you have to find the displacement and divide with that time. Similarly, suppose find the average acceleration between time 1 second to 3 second. We will find the total change of velocity between 1 to 3 second, and we will find the time between 1 to 3 second. ठीक है, तो 1 to 3 second के बीच का टाइम कितना हो जाएगा, 3 - 1 2 seconds, और ये निकालना पड़ेगा एक्सेलरेशन कितना उसके हिसाब से। दिस कैन बी यूज्ड फॉर एवरेजिंग। समझ में आया क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन किए, वैल्यू निकाल दिए, अब उसको टोटल बाय टोटल से डिवाइड करा तो एवरेज होता है, तो टोटल हम लोग इंटीग्रेशन में निकाले यहाँ भी, ठीक है, तो एवरेजिंग के लिए यूज कर सकते हैं। ओके, नाउ करंट की लोग जानते हैं, व्हाट इज करंट, फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, so you know that current is q by time, charge flowing per unit time, but if this current is not constant, current अगर constant नहीं है, then we should write dq by dt, ये ज्यादा अच्छा लिखना होता है, क्योंकि अलग अलग मोमेंट पर करंट अलग अलग, कभी 1 एम्पियर है, कभी 2 एम्पियर है, कभी 5 एम्पियर है, तो चार्ज कैसे लिखोगे, फिर कैसे निकालोगे, तो we write like this, ठीक है। If you want to find net charge flow कैसे निकालोगे बताओ, can you find like this, where I will be variable, I will be not constant, it will be changing, you can write total charge like this, ठीक है। Now for this variable current, if you want to find average current, अगर एवरेज निकालना है हमको, एवरेज कैसे निकाल सकते हैं, टोटल चार्ज बाय टोटल टाइम, और टोटल चार्ज वी कैन राइट IDT, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, इसको कैसे लिखते हैं, ठीक है, वी कैन राइट लाइक दिस, I will be what, total charge by total time, total charge we can find like this, IDT इंटीग्रेशन एंड टाइम से डिवाइड कर दें, समझ में आया, ठीक है। तो एक करके हम लोग देखते हैं, तो एवरेजिंग जो होता है वो भी किया जाता है इंटीग्रेशन के हेल्प से। If we have been given velocity as 5t to the power 4, ये है वेलोसिटी, मतलब टाइम के साथ इस तरह से चेंज कर रहा है, टाइम 0 पर कितना होगा वेलोसिटी, 0, 1 सेकंड पर कितना होगा 5, 2 सेकंड पर 16 into 5 80 हो जाएगा, ठीक है। So velocity is changing. So can you find average velocity between t equal to 0
2 t equal to 2 second. Find the average velocity between t equal to 0 to t equal to 2 second. एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा? इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी से तो डिस्प्लेसमेंट निकलता है ना। कहां से कहां तक? 0 से 2 तक। कितना आया? 32 हो जाएगा t to the power 5। यहाँ हो जाएगा 2 minus 0, यहाँ हो जाएगा 2 to the power 5 is how much? 32 by 2, 16 आएगा। होगा, ठीक है। ओके, और निकालो। एक वेलोसिटी इज 1/t, ठीक है। फाइंड एवरेज वेलोसिटी बिटवीन, फाइंड एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम t equal to 1 second to t equal to 5 सेकेंड। 1 सेकेंड और 5 सेकेंड के बीच में एवरेज वेलोसिटी कितना हो, ये निकालो। बना किसका? क्या? अच्छा log आ, तो log 5 माइनस log 4 नहीं 5, log 5 माइनस log 1 आ रहा होगा ना, तो log 5 ही रहने दो। log 5 आंसर कितना आ रहा है? log 5 by 4, log 5 by 4 आ रहा है, वही आंसर हो जाएगा। समझ गए? इसी तरह करंट का भी निकाल सकते हैं। एक और हम लोग लेते हैं एक्सप्रेशन, करंट का लेते हैं। करंट किसका निकालेंगे हम लोग? एसी करंट जानते हो ना, एसी करंट जो होता है, एसी होता है नॉर्मल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, उसका जो एक्सप्रेशन होता है मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, वो ऐसे होता है। तो साइन फॉर्म में होता है, I इक्वल टू साइन ओमेगा टी होता है, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से होता है, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 पाई बाई टी। कैपिटल टी इज टाइम पीरियड ऑफ दिस एसी, मतलब कितने देर में करंट एक उधर जाता है फिर वापस आता है फिर इधर जाता है, ऐसा जानते हो ना एसी। डू यू नो एसी? अल्टरनेटिंग करंट नाम सुने हो कभी? ठीक है। एसी क्या होता है? एक बार करंट आगे जाता है, पीछे आता है, तो ये इस तरह से आगे पीछे आता है। वो एग्जैक्ट वैल्यू आगे जाएगा फिर पीछे आएगा, ऐसा नहीं, वो वेरिंग होके आगे जाता है, फिर वेरिएबल होके पीछे आता है। इस तरह से हम लोग फंक्शन इसका लिख सकते हैं, ठीक है, करंट। एंड दिस इज द टाइम पीरियड, कितने देर में वो टाइम एक साइकिल इसका फॉलो होता है। सो कैन यू फाइंड एवरेज करंट इन वन टाइम पीरियड? फाइंड एवरेज करंट in one time period means from t equal to 0 to t equal to
कैपिटल टी, इसके बीच निकालना है, ठीक है। फाइंड एवरेज करेंट, एवरेज आई, सेम मेथड यूज करो, टोटल चार्ज बाय टोटल टाइम, ठीक है, टोटल चार्ज इंटीग्रेशन, ठीक है। कितना होगा देखो, सबसे पहले चार्ज फ्लो नहीं निकालो ना, चार्ज फ्लो नहीं जीरो आ जाएगा तो बाकी निकालो जीरो से ही है। ठीक है, कितना है इंटीग्रेशन बताओ, साइन का क्या होगा, माइनस कॉस 2 पाई टी बाई कैपिटल टी, एंड कांस्टेंट्स क्या क्या है, ऐसे होगा 0 टू टी, माइनस टी बाई 2 पाई को बाहर रहने दो, एंड कॉस, पहले टी पुट करो, स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी पुट करो, माइनस कॉस 0 टी बाई टी कैंसिल, cos 2 pi is how much, 0, cos 2 pi is 1, and cos 0 is also 1, तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल चार्ज फ्लो is 0 in one time period, therefore the current is also 0 in one time period। ऐसा 0 क्यों आ रहा है, क्योंकि एक बार करंट फॉरवर्ड गया, दूसरी बार बैकवर्ड आ रहा है, तो टोटल क्या हो गया, टोटल 0 हो गया ना, उस तरह का कुछ समझ लो। So these are the different uses of integration, and